चलिए एक सफर पर निकलते हैं, हमारे आसपास की दुनिया को समझने का सफर। हम बात करेंगे फिजिक्स के कुछ ऐसे बुनियादी उसूलों की जो असल में इस पूरी कायनात की हर चीज को चलाते हैं। अब सवाल यह है कि इन सब में कॉमन क्या है। तो मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें, और सिर्फ यही नहीं, हमारे आसपास की हर चीज बस कुछ गिने चुने एकदम सीधे सादे नियमों को मानती हैं। यही वो नियम हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत बनाते हैं। तो फिर इन नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हमें मोशन यानी गति की भाषा सीखनी होगी। आइए देखते हैं कि फिजिक्स में किसी भी तरह की मूवमेंट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है। फिजिक्स में ना सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होता कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हमें ये भी बताना पड़ता है कि भाई किस दिशा में जा रही है। तो जो पहली चीज़ है यानी सिर्फ स्पीड, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जैसे ही हम उसमें डायरेक्शन जोड़ देते हैं वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। और यकीन मानिए ये छोटा सा फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसको ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एक पार्क में पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। तो हमने अच्छी खासी दूरी यानी डिस्टेंस तय की, लेकिन हमारा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का सीधा फासला है, वो 0 है। मतलब फिजिक्स की नज़र में हम कहीं गए ही नहीं। और अब एक मज़ेदार बात, एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाना या घटाना ही नहीं होता। सोचिए अगर कोई कार एक ही स्पीड से गोल चक्कर काट रही है तो भी वो एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है ना कमाल की बात। ठीक है, तो अब हमें मोशन को डिस्क्राइब करना तो आ गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि चीजें आखिर चलती ही क्यों हैं। इसका जवाब हमें मिलता है महान आइजैक न्यूटन के दिए गए फोर्स के नियमों से। न्यूटन के ये 3 नियम हैं, ये मिलकर एक पूरी कहानी सुनाते हैं। पहला नियम बताता है कि कोई चीज तब तक क्या करती है जब तक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा नियम बताता है कि जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है। और तीसरा नियम बताता है कि ये फोर्स आखिर काम कैसे करते हैं। इनर्शिया को न किसी चीज की जिद की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक भारी बॉलिंग बॉल को अपनी जगह से हिलाना एक हल्की टेनिस बॉल के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है और इसीलिए उसकी जिद यानी इनर्शिया भी ज्यादा है। ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना, F=ma, ये फिजिक्स के सबसे ताकतवर आइडियाज में से एक है। यह हमें सीधे सीधे बताता है कि किसी चीज को मूव करने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मास होगा या जितना ज्यादा एक्सेलरेशन चाहिए, उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। सिंपल। ये नियम बताता है कि इस कायनात में कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता ही होता है। जैसे जब कोई रॉकेट गैस को नीचे की तरफ धकेलता है तो वही गैस रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती है। फोर्स हमेशा हमेशा ऐसे ही जोड़ों में काम करते हैं। चलिए अब उस एक रहस्यमय खिंचाव की बात करते हैं, वो फोर्स जो हमें जमीन से बांधे रखता है और ग्रहों को सूरज के चारों तरफ घुमाता है। जी हां, अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की। ये आइडिया ही अपने आप में कितना जबरदस्त है। सोचिए, इस ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। हमारे और इस स्क्रीन के बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि वो बहुत बहुत ही कमजोर है। यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। धरती का ये खिंचाव एक बहुत ही खास नतीजा पैदा करता है। अगर हम हवा के असर को एक पल के लिए भूल जाएं, तो कोई भी चीज जो गिर रही है उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। चाहे वो एक पंख हो या एक भारी पत्थर, दोनों के लिए एक्सेलरेशन की ये वैल्यू, ये जादुई नंबर सेम रहेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, किसी एस्ट्रोनॉट के अंदर जो स्टफ है यानी उसका मास, वो धरती पर और चांद पर दोनों जगह बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन क्योंकि चांद की ग्रेविटी कमजोर है, उसका वजन यानी वेट वहां धरती के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा रह जाएगा। अच्छा, तो हमने फोर्स की बात की जो मोशन की वजह है, लेकिन फोर्स लगाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। और इस यूनिवर्स की जो करेंसी है वो है एनर्जी यानी ऊर्जा। कुछ भी करना हो, एनर्जी तो चाहिए ही। और इस करेंसी का सबसे बड़ा सबसे जरूरी नियम यह है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। यूनिवर्स में टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है। हम बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे ट्रांसफर करते हैं। गिरती हुई गेंद इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
जब गेंद एकदम ऊपर होती है तो उसकी ऊंचाई की वजह से उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जमा की हुई एनर्जी। और जैसे ही वो गिरना शुरू करती है, ये जमा एनर्जी बड़ी तेजी से काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी में बदलने लगती है। टोटल एनर्जी हमेशा वही की वही रहती है, बस उसका रूप बदलता जाता है। तो फिर पावर क्या है? पावर का मतलब है कि कोई काम कितनी तेजी से किया जा रहा है। एक पावरफुल इंजन जरूरी नहीं कि ज्यादा काम करे, वो बस उसी काम को बहुत तेजी से कर देता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, मोशन, फोर्स, एनर्जी, इन सब को एक ऐसी चीज पर अप्लाई करके देखते हैं जिसे हम महसूस तो हर पल कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। जी हां, अब बात करते हैं साउंड की, जो असल में है क्या? हवा में सफर करती हुई एनर्जी ही तो है। हम जो भी सुनते हैं, कोई आवाज कितनी लाउड है या कितनी धीमी, कितनी पतली है या कितनी मोटी, ये सब साउंड वेव्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। वेव की इंटेंसिटी से तय होती है उसकी लाउडनेस, और उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से तय होता है उसका पिच यानी आवाज का भारीपन या तीखापन। कभी सोचा है कि हमें इको यानी गूंज क्यों सुनाई देती है? देखिए, हमारा दिमाग दो आवाजों में तभी फर्क कर पाता है जब उनके बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप हो, और आवाज को किसी दीवार से टकराकर वापस आने में इतना वक्त लगे, इसके लिए उस दीवार का हमसे कम से कम 17.2 मीटर दूर होना जरूरी है। इससे कम हुआ तो गूंज सुनाई नहीं देगी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हम अपने चारों तरफ मौजूद वाइब्रेशंस की पूरी दुनिया का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा ही सुन पाते हैं। ऐसी न जाने कितनी आवाजें हैं, जैसे कि वेल्स आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, या चमगादड़ रास्ता खोजने के लिए, जो हमारे लिए तो पूरी तरह से खामोश हैं। ये जो क्लासिकल नियम हैं, ये हमारी दुनिया को बिल्कुल सही सही समझाते हैं ज्यादातर समय। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाती हैं, या फिर इतनी छोटी कि हम देख भी नहीं सकते? बस यहीं से फिजिक्स की कहानी और भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प हो जाती है, और हमारे सामने खुलती हैं एक्सप्लोर करने के लिए पूरी की पूरी नई दुनियाएं।